नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह, रिटायर्ड संयुक्त आयुक्त उद्योग, मुख्यालय कानपुर। मेरा बेरोजगार और उद्योग से लंबा संबंध रहा है। हमारे दिमाग में कहीं न कहीं रहता है कि बेरोजगारी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि बेरोजगारी हमारे सामने कितना भयंकर रूप लेकर सामने आई है और बेरोजगारी के चलते हजारों बेरोजगार आज सड़क पर उतर चुके हैं। बेरोजगारों ने महापंचायत लगाना भी शुरू कर दिया है। किसान पंचायत की तर्ज पर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो भी आंदोलन की राह पर आ गए हैं। किसानों के आंदोलन ने ये सिखा दिया है कि शायद समस्याओं का समाधान आंदोलन से ही संभव है। इतिहास भी यही बताता है कि आंदोलन ही समस्याओं के समाधान के रूप में उभर कर आते हैं। सवाल ये कि समस्या कितनी गहरी है, बेरोजगारी कितनी गहरी समस्या है। बेरोजगारी अकेली समस्या नहीं है। ये समस्या आर्थिक समस्या से, सामाजिक समस्या से और हमारे सामाजिक आर्थिक परिवेश से जुड़ी हुई है और इसी समस्या के चलते बहुत सारी अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। हमें बड़े गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि बेरोजगारी की समस्या कहाँ और क्यों है। अगर हम इस ओर ध्यान दें तो 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। उसके बाद हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के बाद अभी हम 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन ये अमृत महोत्सव बेकार साबित होगा यदि हम इस समय की ज्वलन समस्याएं, महंगाई और बेरोजगारी पर कोई काबू नहीं पा सकते। हम अभी विचार करें कि हमारी महंगाई है क्यों और क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, सामाजिक व्यवस्था, औद्योगिक परिवेश, उद्यम परिवेश, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम किसी भी एक चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अन्य सारी समस्याएं इन्हीं चीज़ों की देन है। हम हर समय ये नारा लगाते हैं, भारत महान, भारत माता की जय, जय श्री राम। लेकिन ये हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन हैं, ये हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना होगा, आवश्यकताओं को सोचना होगा, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। कोई भी राष्ट्र या देश बिना तीन चीज़ों के संभव नहीं है। पहली चीज़ है, हमारे पास भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए, सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें जनता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, हमारी भाषा होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। हम भौगोलिक स्थिति की बात आज नहीं कर रहे हैं। भाषा है, चाहे हिंदी हो या सभी की लिंक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेज़ी हो, हम भाषा पर भी आज नहीं जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं जनता के ऊपर। जनता की तीन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। जब तक हमारा पेट नहीं भरा होगा तब तक हम किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। हम कह सकते हैं, जी है तो जहान है। जी कैसे होगा? जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा पेट भरा हुआ होगा तो जी होगा। पेट भरने के लिए आवश्यक होगा, हमारे धन की आवश्यकता होगी। धन की आवश्यकता के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता होगी। आज हम रोजगार के स्तर पर कहाँ पर खड़े हुए हैं? विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार विमर्श होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? 1947 के आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो लिबरलाइजेशन से पहले का काल और एक लिबरलाइजेशन के बाद का काल। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा। भारत में जो बेरोजगारी की दर है इस समय 7% है और उत्तर प्रदेश में ये 48% है। भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार बहुत परेशान है।
48% बेरोजगारी बहुत मायने रखती है। उत्तर और पूरे देश की 7%, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन आंकड़ों को पूरे 30 वर्षों के आंकड़े देखें तो हम पाएंगे हमारे बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ चढ़ कर आई है। हमारी बेरोजगारी की दर 2020 में 7.11% है, जो कि 2015 में 5.56% थी। ये 2% का लगभग इंक्रीज, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसको अगर हम जीडीपी से जोड़ें तो हमारी 1966 में -0.06 जीडीपी थी। उसके बाद दूसरी बार 72 में 0.35% माइनस में जीडीपी रही। 1979 में -5.24 जीडीपी रही, और इससे कम हमारा जीडीपी ग्रोथ 1991 में रहा, जो 1.06% था। और 2020 में भयावह स्थिति हो गई। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रही है -7.96%, जो कि बहुत विषम स्थिति है। यही स्थिति हमारी पर कैपिटा इनकम की भी थी। पर कैपिटा इनकम 2020 में $1901 प्रति व्यक्ति हो गई, जबकि 2019 में $2101 थी और 2014 में $1574 थी। 14 में इस प्रकार हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई। जब हमारी परचेजिंग पावर कम होगी तो जाहिर बात है कि हम रोज़गार भी पैदा नहीं कर पाएंगे। और रोज़गार पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ निगेटिव में रही है। -46% 2015 से लेकर 2021 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ निगेटिव हो गई, 46% कम हो गई है, जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। हम आज आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, और अगर हम चाइना से अपना कंपेयर करें तो चीन को जो हम निर्यात करते हैं वो $500 मिलियन का है, और जो हम आयात करते हैं वो $6100 मिलियन का है। मैं एक बार इसको कंफर्म करता हूँ, इस डाटा को, कहीं भूल ना हो जाए। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 40% गिरावट आई है 2016 से 21 के बीच में। मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। और जो हमारा चाइना से हमारा व्यापार, इंपोर्ट जितना है उसका 2.5 गुना, जितना एक्सपोर्ट है उसका 2.5 गुना हम इंपोर्ट करते हैं। हम कैसे चाइना, जो कि हमारा दुश्मन देश भी है, और चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध भी है, ये बड़ी विडंबना है। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना होगा। हमें अपना विनिर्माण मतलब औद्योगिकरण करना होगा। संभवतः इसके लिए हमारी नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं, और साथ में हमारे यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है। अब इसी के साथ जुड़ी हुई बहुत भयावह समस्या है हमारी बेरोजगारी की। अब अगर हम देखें कि बेरोजगार किस तरह के हैं, एक तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और दूसरे अनपढ़ बेरोजगार हैं। अगर हम इस 48% उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की बात करें तो इसमें हमारे जो 52% बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इसमें से 16% तो ग्रेजुएट है, और इसी प्रकार 12-14% पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट धारक लोग हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो हैं बिना पढ़े लिखे या प्राइमरी पढ़े लिखे या हाई स्कूल तक 10वीं तक पढ़े हुए लिखे लोग हैं, वो है। उनकी बेरोजगारी के लिए हमें दूसरी तरह से ध्यान देना होगा, और जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए हमें दूसरी तरह ध्यान देना होगा। जब हमारी विकसित इकोनॉमी होती है उस समय हम सेवाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनमें 2 तरह के हैं। एक तो वे लोग हैं जो बेरोजगार तो हैं लेकिन सक्षम नहीं हैं।
जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि ऐसे हमारे पास बेरोजगार हैं जो काम नहीं कर सकते, पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारक हैं, लेकिन कार्य क्षमता उनमें नहीं है। फिर भी हमें रोजगार देना है, और जैसे हमें खाद्यान्न सुरक्षा की बात है, इसी प्रकार रोजगार की सुरक्षा भी गारंटी सरकार को देने का कर्तव्य है और देना चाहिए। अगर हमें अन्य समस्याओं को, जैसे कानून व्यवस्था की समस्या है, इन सब चीज़ों से निजात पानी है, तो हमें आवश्यक है कि हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करें। अब इसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। इस समय कमी कहाँ पर है? हमारे पास जो कमी है वो है हमारी नीतियों में, और नीतियों के साथ साथ हमें उनके इम्प्लीमेंटेशन पर, हमें उनका क्रियान्वयन कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्रियान्वयन की। हम बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद 1991 से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, 30 वर्ष हो चुके हैं, जो कि अवश्यंभावी भी था, ज़रूरी था। हमारी जीडीपी बहुत गिर चुकी थी, 1% से कुछ अधिक जीडीपी थी, तो हमें आवश्यकता थी कि हम लिबरलाइजेशन करें, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएं। लेकिन हमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इतनी समझदारी से करना चाहिए कि हमारे रोज़गार पर फ़र्क ना पड़े, हमारी आर्थिक दशा पर फ़र्क ना पड़े। जब तक निवेश नहीं होगा तब तक हमारे बेरोजगार रोज़गार नहीं पा सकते। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नौकरी और रोज़गार में फ़र्क है। सामान्यतः लोग नौकरी को बेरोजगारी से जोड़ते हैं। सरकार सभी को रोज़गार नहीं दे सकती, ये निश्चित है। सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, यद्यपि विगत 6-7 वर्षों में सरकारी नौकरियां भी जितनी उपलब्ध हैं उन पर भी शायद भर्तियां नहीं हुई हैं। मैं उन कारणों के पीछे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है उसमें शायद सरकार की मंशा सरकारी नौकरियों को कम करने की है। मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। इसके अलावा दूसरी नौकरियां हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नौकरियां देने का मतलब हम बिचौलिए के माध्यम से नौकरियां देते हैं। आवश्यकता तो है, लेकिन हम सीधे तौर पर नौकरी नहीं देना चाहते। उसके भी कई कारण हैं। अब बात आती है कि हमें जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको नौकरी कहाँ मिले, क्योंकि वो लोग चाहते हैं वाइट कॉलर जॉब, वो मेहनतकश काम नहीं करना चाहते। जो बिना पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके मनरेगा जैसी योजनाएं और मजदूरी से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू किया जा सकता है। उनको एक निश्चित रोजगार सुनिश्चित कराया जा सकता है, जैसे मनरेगा में दिया जा रहा है, और अस्थायी तरह के रोजगार उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कृषि संतृप्ति की ओर है। कृषि में रोजगार बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रह गई हैं, बल्कि रोजगार कम होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मशीनीकरण भी हो चुका है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पर रोजगार मिल सकता है वह है उद्योग क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, जहाँ पर हम उत्पादन करते हैं। सेवाओं के आधार पर भी रोजगार मिलता है, लेकिन सेवाएं वहाँ होती हैं जहाँ पर विकसित उद्योग होते हैं। उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करें, यद्यपि मैं इस विषय में विस्तार से अलग से बात करूँगा, अपने अन्य एपिसोड में बात करूँगा, लेकिन मैं यहाँ इतना कहना चाहूँगा कि उद्योग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती है। उद्योग लगाने के लिए हमें निवेश की आवश्यकता होती है। सभी सरकारें अपने यहाँ निवेश प्रोत्साहन के लिए कार्य करती हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे पास दो चीज़ें हैं। वर्तमान की सरकार है, उसके एक तरफ हमारे नियम कानून हैं जिसकी हम बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, अच्छे माहौल की बात करते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय सुविधाओं की बात करते हैं, अवस्थापना की सुविधाओं की बात करते हैं। दूसरी ओर हम उन सारी सुविधाओं के वास्तविकता के बारे में बात करते हैं। हमें इन दोनों छोरों को मिलाना है। संभवतः हमारे आंकड़ों की गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, हमें इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है ताकि हम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अपनी नीतियों को बना सकें। अब रही बात हमें रोजगार देने की, सेवा क्षेत्र में बहुत अधिक रोजगार विकसित होने की संभावना नहीं रही हैं। केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें रोजगार मिल पाया है, वो है आईटी क्षेत्र। आईटी क्षेत्र में भी चूंकि अभी चाइना से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, चाइना इस क्षेत्र में बहुत विकास नहीं कर पाया है, यद्यपि चाइना ने कदम रख दिया है इस ओर।
अगर चाइना ने कदम रख दिया तो वो भी हमारे लिए एक मुश्किल की घड़ी होगी। आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जिस पर हमें रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा हमें मूलभूत रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है जो केवल और केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही संभव है। दुर्भाग्य से हमारा उत्पादन 2016 से 2021 के बीच में 46% कम हुआ है। हमें इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों है? क्या हमारी नीतियों की कमी है या हम लिबरलाइजेशन को सही तौर पर लागू नहीं कर पाए हैं या हमारी सरकार के ऊपर से निवेशकों का विश्वास उठ गया है? एक बिंदु और भी है कि हमारे यहाँ असमानता की खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। हमारे बहुत बड़े आर्थिक संसाधनों का मालिकाना हक बहुत कम लोगों के पास है। 10% लोगों के पास शायद हमारी 57% पूंजी है। अगर इसको खाई को हम कम कर सके तभी हमारी बेरोजगारी दूर हो पाएगी। हमें दोनों क्षेत्र में, एक तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का समाधान नहीं है। हमें अपने मैनेजमेंट को सुधारना होगा। हमें सभी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में नहीं देनी चाहिए। सरकार को अपने हाथों में इन चीज़ों को रखते हुए और सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ होता है अधिक सत्ता को अपने हाथ में ले लेना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब धनी लोग इतने कम होंगे और वो पूरा शासन और पूरी व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सभी क्रांतियाँ इस तरह पैदा हुई हैं। समय रहते अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं तो हम क्रांतियों को, व्यवस्थाओं को बनाए रख पाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है, किसी भी शासन का उद्देश्य होता है कि हम जनता को सुखद और समृद्ध माहौल प्रदान करें। हमें इस पर मैं मुख्य रूप से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन विचारणीय है कि हमारी जनता कितनी सुखमय है, कितनी आराम से रह रही है और बेरोजगारों को कितना रोजगार मिल पा रहा है। हमें इसमें यूनिट भी, इकाई भी बदलने की ज़रूरत है। अभी हम बड़े उद्योगों की तरफ, बड़े उद्योगपतियों की तरफ देख रहे हैं। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। जैसे बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों का विकास होना बहुत आवश्यक है। अभी हम एमएसएमई क्षेत्र में, जो कभी एसएसआई हुआ करता था, कभी टाइनी सेक्टर होता था, कभी खादी बोर्ड हुआ कर, समय समय पर ये परिभाषाएं बदलती रही हैं, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। उनमें जो रोजगार रहा है, वो टोटल जितने रोजगार मिल रहे हैं उनका 40% इसी क्षेत्र में है और भविष्य भी केवल उत्पादन के क्षेत्र में है। उत्पादन को भी हमें दो रूप में बांटना पड़ेगा कि हम रोजगार परक उत्पादक इकाइयाँ लगाएं। रोजगार परक उत्पादन इकाइयाँ जब ही लग सकती हैं जब हम अपने निजी संसाधनों को, अपनी मूलभूत रिसर्च को विकसित करें। मैं ये बड़ी गहराई से कह सकता हूँ कि हमारे, और बहुत विश्वास से भी कह सकता हूँ कि हमारे देश में भी मूलभूत शोध की आवश्यकता है। अधिकांश चीज़ों पर हम विदेशों पर आधारित हैं। चाहे हम कितना भी आत्मनिर्भर होने की बात करें, लेकिन हमारा देश पहले अधिक आत्मनिर्भर था। विकास की इकाई ग्राम हुआ करती थी। लोगों का ग्राम से पलायन नहीं होता था। शहरीकरण, ग्रामों से पलायन, ये सारी चीज़ें, इन सारी बैकग्राउंड में, इन सब की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो हमें अपनी नीतियों में बहुत सारी खामियां नज़र आएंगी। इन सभी खामियों को दूर करते हुए अगर हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर पाए और लिबरलाइजेशन को अच्छी तरह से, समझदारी से लागू कर पाए, तभी हम इस बेरोजगारी की समस्या निदान पा पाएंगे। अन्यथा ये महामारी के तौर पर शायद हमारी आर्थिक स्थिति को भी इनगल्फ कर लेगी, उसको नुकसान पहुंचा देगी और हम ऐसे आर्थिक संकट में भी पड़ जाएंगे, बेरोजगारी के संकट में पड़ जाएंगे और इससे जुड़ी हुई अन्य सारी समस्याएं हमारे ऊपर आ जाएंगी। समय रहते हमें अपने में बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर हम इन बदलाव को नहीं कर पाते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाएंगी। ये हमारे शासन की भी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमारे तंत्र की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
एक स्टील फ्रेम की तरह है, उसको सही नीतियों को बनाने की आवश्यकता है, लागू करने की आवश्यकता है। हमें बहुत गहराई से सोचना है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस दिशा में जा रही है और हमारी लीडरशिप किस दिशा में जा रही है। हमें वास्तविकता की तरफ जाना है और अतीत से हम सीख तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन हम अतीत के आधार पर हम विजयी नहीं बन सकते। अतीत के आधार पर हम समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। हम अतीत का गुणगान करके भगवान भरोसे बैठकर हम ये मानकर कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज वो सोने की चिड़िया शायद ब्रॉन्ज की चिड़िया भी नहीं रह गई है। तो हमें इस आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। इसके लिए हमारे नीति निर्धारकों को नए सिरे से नीति का निर्धारण करना है और इस सब से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आज नहीं बोलना चाहता हूँ। वो बड़े विषय हैं, बड़े विषयों पर मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है, आर्थिक विषमता को कम करने की ज़रूरत है और जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको अधिकतम लोगों में बांटने की आवश्यकता है। आर्थिक केंद्रीकरण शायद जन सामान्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। हमें अपने जीडीपी को बढ़ाना है। हमारे जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो चुकी है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी है। हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, उनकी नीतियाँ दो स्तर पर होनी चाहिए। एक तो एकेडमिक से स्तर पर जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आर्थिक नीति, मुद्रा नीति ये सब घोषणा करते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वास्तविकता के स्तर पर भी जाना चाहिए। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को भी देखें, उसके आधार पर हमारा रिजर्व बैंक नीतियाँ बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें टेक्नोलॉजी पर भी आधारित तो होने की आवश्यकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर इतना आधारित नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमें रन करे। हम टेक्नोलॉजी को रन करें अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें चलाने लगे, ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं है। वर्तमान में शायद ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी चलाती है, हमारी स्थितियों को टेक्नोलॉजी के आधार पर देखा जाता है, जो कि नितांत अनुचित है। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहूँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तय करता है कि हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटाएंगे तो हमारा ऋण वितरण अधिक हो जाएगा। लेकिन ऋण वितरण अधिक कैसे होगा जब हमारी परचेजिंग पावर नहीं होगी? जब खरीदार नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग करके क्या होगा? ये एक मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 14% कानपुर के अंदर कमी हो गई, 6% व्यापार क्षेत्र के लोग छोड़कर चले गए, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। एनपीए बढ़ रहा है। हमें एनपीए बढ़ने की तो ज़रूर चिंता करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एनपीए क्यों और कितना कितना बढ़ रहा है। इंडिविजुअल बेस पर हमें माइक्रो लेवल पर देखने की ज़रूरत है। हम मैक्रो लेवल पर तो देख लेते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर नहीं देखते। हमें मौद्रिक नीति पर देखना होगा, औद्योगिक नीति पर विचार करना होगा, बेरोजगारी दूर करने के लिए जीडीपी पर गौर करना होगा। इन सारी चीज़ों को जब एक समन्वित रूप से हम देखेंगे और समन्वित विकास की बात करेंगे, तभी हम बेरोजगारी जैसी बहुत ही गंभीर समस्या पर विचार करके उससे निजात पाने की कोशिश करते हुए इस पर विजय हासिल कर पाएंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है। हमारे लिए विकराल से विकराल रूप लेती चली जाएगी और ये समाज में अनेकों विकृतियां भी लेकर आएगी। जितने भी समाज में आज की तारीख में क्राइम हो रहे हैं, जितने भी क्रिमिनल कृत्य हो रहे हैं, उन सब के बारे में काफ़ी हद तक मैं ये मानता हूँ कि हमारी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें इससे निपटने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हमारी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ख़राब लगी हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों, नमस्कार।